चलिए जी शुरू करें। बातें बंद करो अब। चलो शुरू करें। हम्म, बातें नहीं। चलिए तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा जी राजनीतिक स्थिति। क्या हो जाएगा? पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, ये दूसरा टॉपिक है ना। पहला क्या था? भौगोलिक स्थिति। सप्त सैंधव प्रदेश में आके इन लोग बसे थे, है ना। नदियों के नाम हमने देख लिया था। अब बेसिकली देखना है राजनीतिक स्थिति। भैया याद रखना कि ये एक कबीलाई समूह है। क्या समूह है? कबीलाई समूह है। कबीलाई समूह का मतलब होता है कि ये बिल्कुल कबीले हैं। लाइक जो जंगलों में जिस तरीके से रहते हैं, रूरल एरिया है, ठीक है। और इसको बेसिकली चिफडम बोलोगे। क्या बोलोगे? अगर डांट सुनना है तो हल्ला करो, अगर शांति से पढ़ना है तो शांत हो जाओ, ठीक है। डांट भी सकता हूँ, प्यार से भी पढ़ा सकता हूँ। टैलेंट कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, टैलेंट की कमी नहीं है। अब तुम बताओ कि कौन सा टैलेंट चाहिए, डांट पीट मार पीट वाला या फिर एकदम शांति वाला? चलिए शांति, शांति देवी को बुलाइए और बैठाइए, है ना। चलिए भैया सबसे पहले चीज याद रखिएगा कि कबीलाई समूह हुआ करता था, और इन कबीलों का जो सरदार हुआ करता था, ठीक है, तो हम राजन बोलते थे। क्या बोलते थे जी? राजन बोला करते थे। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि ये जो राजन का पद है, राजन का जो पद है, ये वंशानुगत हुआ करता था। ऐसा हुआ करता था, वंशानुगत, हेरिडेटरी। और पूर्णतः शक्ति इनके पास नहीं थी। ऐसा नहीं था कि पूरा शक्ति इन्हीं के पास है ना। ये सभाओं द्वारा शक्ति सीमित थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, सभाओं द्वारा इनकी शक्ति सीमित थी। यानी ये उस राजा महाराजा टाइप के नहीं थे जिनके पास सारा पावर होता था। ये सिर्फ और सिर्फ कबीलों का सरदार हुआ करते थे, है ना। और इनका काम था पशुओं की रक्षा करना। क्या काम था? पशुओं के, कई बार पशुओं की रक्षा के लिए युद्ध हो जाता था, बैटल फॉर कैटल, ठीक है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, क्या? पशुओं रक्षा करना, केटल की रक्षा करना। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि भैया ये जो समूह था, कबीलाई समूह था, चिफडम था। सरदार जो होते थे, जो चीफ होता था, उसको हम राजन बोलते थे। और ये बेसिकली पशुओं की रक्षा करता था, है ना। कई बार पशुओं की रक्षा के लिए युद्ध भी लड़ा जाता था। पद जो है वंशानुगत है, हेरिडेटरी है, लेकिन ये सीमा, ये जो शक्ति है वो सीमित है। अनलिमिटेड पावर नहीं है, लिमिटेड पावर है। और वो सभाओं द्वारा लिमिट है। कितने प्रकार के सभा हुआ करते थे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? आज जैसे याद रखिएगा, ये जो मंत्री परिषद है, पढ़ चुके हैं कि प्रधान या प्रेसिडेंट की पावर जो है, प्रेसिडेंट की पावर या प्रधानमंत्री की पावर मंत्री परिषद के हाथ। या फिर प्रेसिडेंट नहीं लिखना तो सिंपल पीएम लिखो। पीएम उतना शक्तिशाली नहीं है, इनमें से ही एक है ना। और इनके द्वारा ही शासन किया जाता है। इनमें भी हम 3 प्रकार के मंत्री परिषद देखे थे। एक को हम बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे को बोलते हैं उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 लोग हैं, है ना। एक को बोला जाता है जी सभा,
क्या बोला जाता है? सभा। दूसरे को बोला जाता है समिति। क्या बोला जाता है? समिति। तीसरे को बोला जाता है विधत। और चौथे को बोला जाता है गण। क्या बोला जाता है? इट क्लियर? पहला है सभा, दूसरा है समिति, तीसरा है विधत और चौथा है गण। अब इनके थोड़ा सा काम देख लेते हैं। सभा का काम क्या है? ये बेसिकली महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। मान के चलो कि ये कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। दूसरी चीज, मेल और फीमेल दोनों हुआ करते थे। मेल और फीमेल दोनों हुआ करते थे। और इसमें समाज के बुजुर्ग बुजुर्ग लोग सदस्य हुआ करते। बहुत छोटा था लेकिन बहुत शक्तिशाली, बहुत पावर थी। भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता था वो सब इन्हीं लोग। क्लियर? के बाद आता है जी समिति। समिति का काम होता था राजन का चुनाव करना। राजन का चुनाव का कार्य होता। अब आप बोलोगे कि सर, आप बोले यहाँ पे कि हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, चुनाव कैसे? बाद में चुनाव होता था, बाद में धीरे धीरे वंशानुगत होने लगा, ठीक है। इनका ही काम था राजन का चुनाव करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल होते थे। अब आते हैं विधत। विधत का काम था धार्मिक अनुष्ठान। क्या करना? धार्मिक अनुष्ठान का कार्य। लिख रहे हो क्या आप लोग? मत लिखो ना, अच्छे राइटिंग में क्या फायदा में। समझ लो पहले, जहां मैं बोलूं लिखने वहीं लिखना है। चलिए, तो यह सभा महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। सिर्फ मेल और फीमेल दोनों हुआ करती थी और बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। समिति जो है वो राजन का चुनाव करने का कार्य करता था। यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। विधत का काम देखें तो धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करना था, और यहाँ पे भी मेल और फीमेल, ठीक है जी। और गण का जो काम है ये लोकतांत्रिक काम था। तांत्रिक। क्लियर? ये चार समितियों के सभाओं द्वारा राजा का जो पावर है लिमिटेड। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अभी हमने बोला कि युद्ध लड़ते थे। तो लड़ते थे का मतलब होगा कि सेना होगा इनके पास? ऐसा कोई बात नहीं है। इनके पास बस ये क्वेश्चन पूछता है, कोई स्थायी सेना, समझाता हूं ये एंडिंग। स्थायी सेना, स्थायी सेना नहीं था का मतलब है कि कोई नेवी, कोई आर्मी, कोई एयरफोर्स सेना नहीं थे। जब लड़ाई होता था तो कैसे करते थे? वही मैंने बताया है कि 30 इनके अलग अलग कबीले हुआ करते थे। जब युद्ध लड़ना होता था तो सब कबीले एक साथ मिलते थे, फाइटिंग फाइट। उसके बाद फिर वापस जितना भी लूट मचाते थे वो सब आपस में बांट लेते थे, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि इनके पास कोई स्थायी सेना, पहली बार स्थायी सेना रखने का काम हर्यंक वंश में हो, 6वीं शताब्दी बीच बताऊंगा वहां पे। अभी के लिए याद रखिए कि युद्ध के समय, लिखिएगा मत, लिखोगे तो फास्ट तो होगा, नहीं लिखोगे कुछ चलेगा, ठीक है। मैं इसको शेयर कर दूंगा। युद्ध के समय सभी कबीले साथ आके लड़ते, साथ आकर क्या करते थे जी? और जो लूट होता था सभी आपस में बांट लेते, फिर लूट मचाते थे उसको क्या कहते थे? इज इट क्लियर? ये इनकी स्टैंडिंग आर्मी के लिए कि इनके पास सेना वगैरह नहीं था। पॉइंट आप लोग को क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? ओके। अब देखते हैं प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई किस तरीके से बटा हुआ था, यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे चलूं, एनी डाउट? डाउट है यहाँ तक? नो?
इसी में देखते हैं प्रशासन कैसा चलता था। प्रशासनिक इकाई के लिए सबसे पहले आज की बात कर दो। आज सबसे छोटी इकाई क्या है जी? परिवार। परिवार के बाद गांव, गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद संभाग, संभाग के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र। ये आज की हमारी हायरार्की है। यहाँ की हायरार्की ऐसी थी, सबसे पहले परिवार हुआ करता था और इसको बोलते हैं कुल। आप तो सुने होंगे कुल का नाम बर्बाद कर दिया लोग, है ना? तो वो कुल है, कुल का मतलब परिवार है। और कुल का जो हेड होता था, प्रमुख, तो बोलते हैं कुलापा। क्या बोलते हैं? कुलापा। ठीक है। दूसरा होता है ग्राम, से मिलकर बनता है गांव। जैसे एक हम लोग कुल के हो गए, दूसरा कुल, तीसरा कुल। कुल का मतलब परिवार, फैमिली। कई परिवार मिलके ग्राम बनाते थे। क्या बताते थे? ग्राम। और ग्राम का जो प्रमुख होता था तो बोलते थे ग्रामीणी या ग्रामिक। कई ग्राम मिलके बनाते थे विस। बनाते थे विस। कई ग्राम मिल गए तो विस बनते थे। और विस का जो प्रमुख होता था तो बोलते थे विसपति। क्या बोलते थे? विसपति। कई विस मिलके जन बनाते थे। बनाते थे जन। और जन का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे जनपति। और कई जन मिलके बनाते थे राष्ट्र। राष्ट्र का जो प्रमुख होता था राष्ट्रपति, राजन। राजन है, हमने यहाँ पे क्लियर। ये याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की वो है कुल, यानी जिसके प्रमुख कुलापा हो, परिवार। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी या ग्रामिक। ग्राम से मिलके विश्व बनेगा, विश्व से मिलके जन बनेगा, जन से मिलके राष्ट्र बनेगा। यहाँ पे अगर डाउट है तो बताइए। इसका ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है देख लीजिए। ग्राम के बारे में 10 बार, है ना? विश्व के बारे में 170 बार। ग्राम 10, 20, 70। जन के बारे में 275 बार। 75 बारे में ये ऋग्वेद में। नोट करके पॉइंट याद रखिएगा सर। अभी जनपद वर्ड नहीं आया, जनपद आगे आएगा। जनपद शब्द का उल्लेख नहीं है। पॉइंट आप लोग अभी तक प्रशासनिक इकाई में क्या बताया? आज का है या तो फिर सबसे छोटा इकाई क्या है जी? कुल। कुल के हेड आपा, ग्राम के हेड कितने बार उल्लेख है? ग्राम मिलके। विस के हेड कितने बार उल्लेख है? विस बन के जन कितने बार? जन मिलके राष्ट्र का कितने बार? क्लियर है? एनी डाउट? आगे चलें। अब चलते हैं इकोनॉमी, चलेंगे इकोनॉमी पे। राजनीतिक स्थिति हो, आज तो नहीं हो रहा है ना? यस और नो? कहा जाए तो ना ही बोल। इकोनॉमी, इकोनॉमी में भैया सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था पशुपालन। क्या था? पशुपालन इनका प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था जी। प्रथम महत्वपूर्ण, है ना? कई बार याद रखिएगा लड़ाई भी हो जाती थी। राजन का कार्य होता था, राजन का कार्य पशुओं की रक्षा करना होता था। रक्षा करना
और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण पहले नंबर पे जो पशु है उसको बोलते थे घोड़ा, सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। और याद रखिएगा ऋग्वेद में घोड़ा को अश्व कहा गया है। क्या कहा गया है? अश्व कहा गया है। और इसके बारे में 215 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार? 215 बार उल्लेख मिलता। कहाँ? ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे एग्जाम में। इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखोगे, ये है आपका गाय। और गाय को गौ कहा गया है। क्या कहा गया है? गौ कहा गया है। ठीक है। और इसके बारे में 174 बार उल्लेख, बार जी 174 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है। याद रखिएगा ज्यादातर अगर हम देखें तो और भी वर्ड जो हैं ऋग्वेद में वो सब गाय से ही रिलेटेड है। जैसे गविष्ठी हो गया, गोघन हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं से रिलेटेड मिलता जुलता है। वो पॉइंट कई बार पूछा है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना लिख लिए। ये वर्ड से क्वेश्चन पूछता है, इस वर्ड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये जैसे गव्यू बोला जाता है गाय को। ठीक है। गाय के पालन को गव्यू बोला जाता है। गोपजन्य, गोपजन्य गाय का मालिक होता है। मालिक है उसको हम गोपजन्य बोलते हैं। गाय को दुहने वाला, और बेसिकली पुत्री के लिए वर्ड यूज होता है दोहित। गाय को दुहने वाला, और ये बेसिकली बेटियां दुही करती थी। ठीक है। उसके बाद गोधूली का मतलब होता है शाम का समय, संध्या का समय, जब गाय वापस आती है। गोधूली बेला भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड याद रखेंगे। और अघन्य, अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य। एक चीज याद रखिएगा, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, रिलीजन से ऊपर आइएगा, है ना, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म का ही हूँ। गाय मेरी भी माता है और हमको बहुत कुछ आता भी है ना। लेकिन ऋग्वेद में मिला है गोघन शब्द का उल्लेख हुआ है। गोघन का मतलब होता है एक ऐसा गेस्ट जिसके आने पर गाय का मीट दिया जाता था, घोष दिया जाता था। और ये बहुत रेयर फिनोमिना था, यानी कि उस टाइम पीरियड पे गाय की हत्या भी की जाती थी। वैसे वर्ड बोला है कि गाय की हत्या नहीं हो सकती, लेकिन कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण परिवार का कोई हिस्सा है के आने पर ये पवित्र गाय को भी मार के उसका घोष किया जाता था। और इसके लिए वर्ड यूज किया गया है। इज इट क्लियर? और आप लोग जो मुंह बना रहे हो कोई बात नहीं, आर एस शर्मा में जाइएगा, चैप्टर नंबर 8, 7 में मिल जाएगा। ठीक है। अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सोच के बता दिया, वहां जाके आप देख सकते हैं। देखा पीछे बना रहे, बाहर आप बाहर इनसे मिल लेना पहले। ठीक है जी। ये आप लोग 6 वर्ड याद रखिएगा। कव्यू का मतलब, उपजन्य का मतलब, दोहित्री का मतलब, गोधुली का मतलब, अघन्य का मतलब, मारे जान। लेकिन एक और वर्ड मिला है क्या? गोघन का मतलब क्या होता है? ऐसा गेस्ट कि गाय का मांस मेहमान के आने पर मारा जाता था। ये बहुत ही दुर्लभ घटना होती थी, बट क्लियर है जी? डाउन। मत लिखिएगा इसको, मांस। हाँ जी। स्त्री हेतु बेटी के लिए बोला जाता था। ये वाला ना, स्त्री हेतु पुत्री को वर्ड यूज किया जाता था दोहित्री। गाय को दुहने का काम बेटियां करती थी। आज भी लगभग गांव में आप देखोगे तो बेटियां ही गाय दुहती है। बेटियां इन द सेंस मतलब माँ भी दुह सकती,
बेटियां ही मतलब औरतें ही या लड़की ही दुहा करती है। इसके लिए ऋग्वेद में एक वर्ड यूज है जिसको धित्री बोला जाता है, वही यहाँ पाया हूँ। नोट डाउन करिए जल्दी से। हो गया? ठीक है, चलिए। अब सेकेंड नंबर पे काम है जी इनका। सेकेंड नंबर पे काम क्या है? ये दूसरी महत्वपूर्ण व्यवसाय था, महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक था बच्चे? अब याद रखिएगा क्या क्या कृषि करते थे। सबसे पहले याद रखना, चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख है। क्या का एक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और कृषि के बारे में ऋग्वेद में 24 बार उल्लेख मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या उगाते थे, तो इन लोग गेहूं उगाया करते थे, और गेहूं को गोधुमा बोला जाता है, बोला जाता है गोधुमा। और इसके अलावा जौ उगाया करते थे, और जौ को यव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये जो वर्ड बोल रहा हूं ये ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद में गेहूं और जौ मेंशन नहीं है, ऋग्वेद में गोधुमा और यव मेंशन है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। देखिए, ठीक है जी, यहां तक आगे चलें। दूसरा पॉइंट, व्यापार। व्यापार करते थे कि नहीं? करते थे। और व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से। कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? एक हाथ दो एक हाथ लो, हाँ? 4 चाटे का बदला 8, 1 किलो गेहूं का बदला 1 किलो चावल से ले। ठीक है, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं बाबू? देखिए, एक चीज याद रखिएगा, मुद्रा वर्ड ना यहाँ मेंशन है, बट इसका कोई पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि लोग सच में मुद्रा का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, लिखित साक्ष्य है, साक्ष्य है, किंतु तात्विक साक्ष्य नहीं। साक्ष्य। अच्छा, अब लिखित साक्ष्य है तो क्या क्या लिखित है? दो नाम याद रखिएगा। एक नाम याद रखिए पर्ण, इसके याद रख लिए, शतमान याद रख लीजिए। और दूसरा शतमान, इसका मतलब होता है जी गले का हार। का मतलब होता है, दादी नानी अभी तक जिंदा है? तब दादी की सास और नानी की सास की नहीं है? बचपन में देखे होगे गले में कुछ पहनते थे उन लोग, देखे हो? वही है निस्क। ठीक है। और शतमान का मतलब होता है 100 गायों का समूह। क्या होता है जी? 100 गायों का समूह। ये है व्यापार इनका। व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली से। दूसरा लिखित साक्ष्य है किंतु पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में दो मुद्राएं मिलती है, निस्क और शतमान। इसका मतलब होता है गले का हार, और शतमान का मतलब 100 गायों का। साथ ही इन लोग याद रखना, कांच से के औजार बनाया करते थे। कांच से के औजार, कांच से क्या होता है बहुत अच्छे से समझा चुका। ठीक है, ओके। अब चौथा पॉइंट लास्ट में, कर। कर लगता था कि नहीं? कर नहीं लगता था, स्वेच्छा से कर देते थे। मेरा मन कर रहा है आज आपको दान दक्षिणा दे, तो यहां से स्वेच्छा से कर देते थे। से बलि के रूप में, कर को बलि बोला जाता है,
इच्छा से बलि के रूप में कर देते थे। अच्छा, लोहे की खोज हुई है क्या? याद रखना, अभी लोहे की खोज पूछा है एक बार। लोहे की खोज आगे होगी बाबू। ये है आर्थिक फटाफट एक बार क्या पढ़े रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको, नाश्ता करोगे, क्या खाओगे? समोसा? फिर बोलना पड़ेगा, एनर्जी दिखाओ। भारत माता की। हाँ, पहला क्या है? ये प्रथम महत्वपूर्ण कार्य। राजन का कार्य क्या होता था? पहला सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या बोलते हैं? कितने बार? दूसरा क्या बोलते हैं? कितने बार? और ऑनलाइन वाले तुम भी, मना नहीं करूंगा मैं। मम्मी का चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ दो। चलो दूसरा। ओके, कितने बार? कौन से मंडल में? क्या चीज? कौन कौन सा कृषि में? गेहूं को, जौ को, व्यापार, मुद्रा, किंतु कौन कौन सा? इसका मतलब, शतमान का मतलब, शास्य के। अच्छा, कर कैसा था, किस रूप में? और लोहे की खोज। ओके, चलो चलो चलें। ठीक है, सामाजिक स्थिति। ये समोसा खाने नहीं, पढ़ने। सामाजिक स्थिति डाउन करिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, महिलाओं की स्थिति या पहले सत्ता। सत्ता किसके हाथ में था? तो इससे पहले हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, वहां पे सत्ता किसके हाथों में था? महिलाओं की, महिलाओं के हाथों में। तो हम मातृ सत्तात्मक कहते थे। यहाँ किसके हाथों में है? पिता के। इसको हम बोलते हैं पितृ सत्तात्मक। सत्तात्मक समाज था। तो समाज था जी, पितृ सत्तात्मक समाज था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लीजिए, किंतु महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की कैसे, हमें कैसे मान लू कि मानना भी पड़ेगा। मानने के ऐसा है जी, तो राजनीति सभाओं, कौन कौन सी सभा और विधत में शामिल थे, किया गया था। बताओ, तो हम साथ में बैठा के काम कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी स्थिति अच्छी है। तो नो, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्यों? कि राजनीतिक सभाओं जैसे सभा और विधत में शामिल किया था। इनको शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा और डिबेट, डिबेट को वाद विवाद, वाद विवाद का अधिकार था। आप शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ये भी था। इसका मतलब इनकी अच्छी थी। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्वेश्चन देता है, जैसे अपाला, मुद्रा, ये सब महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं कही जाती है। महिलाएं का मतलब होता है जिनको शिक्षा और वाद विवाद का अधिकार है, तो हम महिलाएं का। क्लियर है जी? पहला हमने देखा सत्ता पितृसत्तात्मक था। दूसरा हमने देखा महिलाओं की स्थिति, महिलाओं स्थिति, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। राजनीतिक सभा जैसे सभा और विधत में शामिल थे। और सेकेंड चीज, शिक्षा और वाद विवाद का भी। कुछ महिलाएं जैसे अपाला, घोषा, लोपमित्रा, ये सब विदुषी हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। विधत हो रहा था क्या, पहले बताया था तो? हाँ, और मैं ना उसको देख रहा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया।
मारूंगा एक। चले, यहाँ तक क्लियर है जी? यस और नो? आगे चलें, बात में ही है। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था। देखिए, समाज जो है वर्गों में बटा था। वर्गों में, कितने वर्गों में जी? 3 वर्गों। सबसे पहला है पुरोहित, इसी को सिंपल लिख लो ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा जन सामान्य। जन को आप वैश्य लिख लो। अब बच्चे याद रखिए, इधर इतनी देखो, यहाँ वर्ण व्यवस्था का मतलब है कलर। वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या है? यानी कि एक कार्य के आधार पर था, कार्य के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म के आधार पर आगे आएगा। यानी आप जो भी काम करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। हो सकता है मेरा छोटा भाई मान लो सेना में है तो वो क्षत्रिय होगा। मेरे पापा व्यापारी हैं तो वो वैश्य होंगे। मेरी मम्मी घर की सेवा करती है, सबकी खाना पीना बनाती है तो शूद्र होगी। समझ में आ रही है? यानी कि काम के आधार पर बटा हुआ था, जन्म के आधार पर। आगे जन्म के आधार, शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय का बेटा। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये भी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में संकलित किया गया है। तो यहाँ पे 10वां मंडल से हमें एक जानकारी मिलती, क्या मिलती है? पहले भी बता चुका हूं, वेद के 10वें मंडल के पुरुष 4 वर्णों का उल्लेख, यानी बाद में 4 होगा। अभी कितने हैं? क्यों? क्योंकि सर ये बाद में संकलित किया गया, ये 4 है यहाँ पे। समझ में आ रही है? कौन कौन से 4 हैं जी? फटाफट नाम बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा जी, और चौथा जी। क्लियर? अगर पूछेगा कि ऋग वैदिक काल में, या फिर ऐसे पूछेगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद का 10वां मंडल याद रखिएगा। ठीक है, काउंट करिए। चलिए, क्लियर यहाँ तक? और कोई डाउट है तो? चलिए आगे चलें। यस और नो? अब देखते हैं विवाह, विवाह परंपरा। विवाह परंपरा में सबसे पहले देखना है नियम। विवाह का मतलब होता है विधवा पुनर्विवाह। और विधवा पुनर्विवाह होता था
बात समझ में आ रही है? बट इसके नियम ये था कि मान के चलो ये है पति, बाल ऐसे था, बाल तो ऐसे, और ये है जी पत्नी, यह है पत्नी, ठीक है, यह है पति और यह है पत्नी। पत्नी का नाम है फुलझरिया, फुलझरिया, और इसका नाम है सोनू। सोनू की मृत्यु हो गई, हो गई मृत्यु। और सोनू का भाई है एक, का नाम है मोनू। सोनू का भाई क्या है? जब सोनू की मृत्यु हुई, सोनू की जो फुलझरिया है, ये फुलझरिया मोनू से विवाह कर सकती, मोनू से क्या कर सकती? विवाह कर सकती। तो जब भी किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो, तो वो पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है। व्यवस्था को कहा जाता है नियोग। क्या कहा जाता है? लेकिन ये भी याद रखिएगा, यदि फुलझरिया को, झरिया को पहले पति से यानी सोनू से पुत्र की प्राप्ति है, प्राप्ति है, ऐसा करने से मना किया जाता, ऐसा न करने का सलाह दिया जाता। किंतु फुलझरिया फिर भी चाहे, देवर मुझे पसंद है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भैया नियोग विवाह, ठीक है, जिसके अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह संभव था। क्लियर है? यस और नो? झरिया कर लो तुम। सेकेंड है गंधर्व विवाह। और अब चाहो तो मोबाइल का कैमरा खोल के वीडियो बना सकते हो, ताकि आपको घर में जाके बताने। नेक्स्ट है जी गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह होता था, देख लो, घर में जाके आज ये वीडियो दिखा सकते हो कि इतने पुराने हिंदू धर्म में प्रेम विवाह पॉसिबल था। आप कैसे मेरे प्रेम के खिलाफ हो गए हैं? चलो, तो गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह, किंतु याद रखिएगा समान समुदाय में, मान समुदाय में, ऐसा ना कि लव जिहाद कर लिए, लव जिहाद नहीं होगा बाबू। हाँ, सेम समुदाय में, सेम कम्युनिटी में आपका क्या होना चाहिए? प्रेम विवाह होना चाहिए। ये संभव था। क्लियर है जी? अब आते हैं बाल विवाह। विधवा पुनर्विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, अब बाल विवाह। बाल विवाह नहीं होता। सती प्रथा, सती प्रथा भी नहीं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य हम 510 एडी गुप्त काल में, किरण अभिलेख मध्य, ठीक है। ये रहा विवाह की। क्लियर है जी? एनी डाउट? चलिए, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, तो बोलते हैं दास प्रथा। क्या है? दास प्रथा थी कि दो प्रकार के दास होते थे, एक दास और दूसरा दस्यु। दास और, मैंने कल ही बताया था लास्ट क्लास में, जो 10 राजन युद्ध हुआ था, तो उसमें जो आर्य हारे हुए थे उनको हम दास कहते हैं, और जो गैर आर्य हारे हुए थे उनको हम दस्यु कहते थे। और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में, वेद में दस्यु हत्या का उल्लेख है। का उल्लेख, यानी मास किलिंग ऑफ दस्यु। दास के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन दस्युओं को, दस्यु हत्या के साक्ष्य हम। ये रहा आपका सामाजिक स्थिति। अगर सामाजिक स्थिति डाउट है, तब तक मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा। सामाजिक स्थिति में सबसे पहले हमने देखा कि समाज हमारा
चलिए, कैसा था जी समाज? पितृसत्ता। लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कैसे पता चला? सभा और विधत में भाग लेती थी। ठीक है, शिक्षा और वाद विवाद का भी अधिकार। जैसे एग्जाम्पल, अपाला, घोषा, लोक मिद्रसी, विदुषी। के बाद समाज जो है कितने वर्णों में, लेकिन बाद में कितने वर्णों में? उल्लेख कहां से मिलता है? यहां तक क्लियर है? ओके। वर्ण का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? जन्म के आधार पे कि कार्य के आधार पे? कार्य के आधार। उसके बाद हमने देखा विधवा पुनर्विवाह होता था, इसके अंतर्गत प्रेम विवाह होता था, इसके अंतर्गत बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा। कितने प्रकार के दास और दस्यु हत्या कहाँ मिला है? और कोई डाउट है? लास्ट टॉपिक, आर्मी की। नहीं, फिर सो रही है, बैठा दूंगा। चलिए भैया, याद रखिएगा, इन लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति पूजक थे। अब कैसे प्रकृति पूजक थे? नॉलेज तो था। एक ही बार बारिश जोर से होने लगा, देव आग लग गया, हे अग्निदेव बचा लो। दारू पी के भंड हो गए, हे सोम देवता बचा लो। तूफान आ रहा है, ठीक है, हे पवन देव बचा लो। तो यानी कि हर देव की, नदी की, संध्या की, सुबह की, सूर्य की, सूर्य की मम्मी की, सबकी पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति पूजक थे। सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है तो हम इंद्र बोलते, क्या बोलते हैं? ये याद रखिएगा, प्रकृति पूजक थे। और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र के बारे में कितना उल्लेख है, ये सब चीजें आपको कहा जाता है। भैया ये क्या थे? प्रकृति पूजा करने वाले। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, इनका उल्लेख कितने बार है? इनको पुरंदर भी कहा जाता है, अर्थात किलों को ध्वस्त करने वाला पुरंदर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, पुरंदर किसे कहा जाता है? इंद्र देवता। कितने बार उल्लेख है? 200। दूसरे नंबर पे कौन महत्वपूर्ण है? अग्नि। और अग्नि को मध्यस्थ माना जाता है किसके बीच? देवता और मनुष्य। मनुष्य कुछ दे रहा है, देवता तक पहुंचाएगा कौन? और याद है आप लोग स्वाहा क्यों बोलते हो? स्वाहा बोलते हो ना, मंगलम भगवान। कौन है स्वाहा? हा? अग्नि। अग्नि की पत्नी स्वाहा कहते हैं। हा? पति को मनाने से पहले पत्नी को मनाना होता है कि जा देवी अपने भगवान तक पहुंच कर दे, नहीं भगवान तक। तो हम मध्यस्थ देवता मानते हैं, दिखना नहीं। बेसिकली याद रखिएगा, इसका 200 बार उल्लेख होता है। नंबर पे है वरुण, देख रहे भगवान की नंबरिंग की गई है। इतना प्रॉब्लम तो इस भगवान के, इतना प्रॉब्लम इस भगवान के। तीसरे नंबर पे है वरुण, तीसरे महत्वपूर्ण। और इनका काम है नैतिक व्यवस्था को बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। बार उल्लेख मिलता है। तो ब्रैकेट में किया हूं, डब्बा बनाया हूं। चौथे नंबर पे है जी मित्र, आपके नहीं, भगवान है। तो मारुत भी कहा जाता है। मारुत समझते हो, पवन पुत्र। आंधी तूफान और वायु के देवता माना जाता है। चौथे नंबर पे सबसे
आता है पुषाण। पुषाण पशुओं के देवता हैं। याद रखना यही पुषाण आगे चल के शूद्रों के देवता कहलाएंगे। याद रखिए पशुओं के देवता के रूप में माना जाता है। यम के देवता, सोम, बस डाउन करिए। चौथे नंबर पे मित्र, प्राण, यम, सोम, इनकी कोई नंबरिंग नहीं है। घर में जाके समझ में आ रहा है? आगे चलें। कुछ महिलाएं भी हैं, उनका भी नाम नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें जी। कुछ महिलाएं का भी नाम याद रख लीजिएगा, जैसे उषा, अदिति, सरस्वती, सावित्री। और याद रखना मूर्तिकला का प्रचलन था। ये बार बार बता रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हो। मूर्तिकला सबसे पहली बार शुरू काल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट यहाँ पे किसी प्रकार की मूर्ति कर लीजिए। अगर यहाँ तक किसी डाउट है तो बताइए।